अगर उसमें एक साथ हम बहुत सारी फसलें कर दें तो वो मौसम के आधारित नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो खरीफ रबी की जो फसलें हैं, जायद की फसलें, उस प्रकार के फसल की बात की गई है कि भाई 3 टाइम वो फसल करता था, 3 फसल का मतलब है ना। यहाँ पर जो है भूमि के प्रकार हैं। क्षेत्र वाली जो भूमि है उसको हम जैसे जिसमें खेती करता था किसान, उसको बोला जाता था, ठीक है। जहाँ पर किसान खेती कर रहा था उसको क्या बोला गया है, क्षेत्र बोला गया है ना। जिस एरिया में अच्छे से एग्रीकल्चर होता हो। जहाँ पर जो वास्तु वाली जो सेक्टर है उसको, जहाँ पर व्यक्ति रहता था या जो वास करने योग्य भूमि थी उसको बोला गया है ना। आर्किटेक्चर या फिर जैसे मान लो कोई मंदिर बना हो या फिर कोई गुफा बनी हो, कोई घर बना हुआ हो, कोई महल बना हुआ हो, तो वो सारी जो है क्या कहलाती थी, वास करने योग्य भूमि कहलाती थी। कल राजप्रसाद का जो है उसमें बाय मिस्टेक हुआ है। राजप्रसाद किसको बोला जाता है, राजा का जो भवन होता है और भवन से संबंधित जो भी मामले होते हैं उसकी जो सारी जो क्रिया है वो कौन देखता था, महाप्रतिहार, है ना। कल जो मैंने आपको बताया था राजप्रसाद के बारे में कि भाई राजप्रसाद से संबंधित जो मामले हैं उनको कौन देखता था, महाप्रतिहार देखता था। तो राजप्रसाद का मतलब राजा का भवन होता था, है ना। अब राजा के भवन में बहुत सारे काम होते हैं। राजा का भवन ही तो रह गया, अगर मान लो कोई पिल्लर है, अगर वो मजबूत नहीं है या वो मतलब खराब हो गया है तो उसको भी चेंज करवाना है। कोई कहाँ पर सैनिक तैनात करने हैं, कहाँ पर नया पर्दा लगाना है ना। तो राजप्रसाद जो है राजा का जो भवन होता है उसमें मजबूती भी होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है सारे जो मामले हैं वो कौन देखता था, महाप्रतिहार देखता था उस समय का ना। तो यहाँ पर जो है वस्तु को अलग अलग, जैसे खील है, खील जो ऐसी भूमि होती थी जहाँ पर वो कृषि करने योग्य भूमि नहीं होती थी, उसमें किसान मतलब अगर हल चलाने जा रहा है तो वो हल ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उस समय जो है आयरन आ गया था। आयरन से ही क्या कर रहे थे, खेती को जोता जाता था, लेकिन वो आयरन से भी उस खेती की क्या होती थी, खुद जो आज हम देखते हैं कल्टीवेट करते हैं तो उसको नहीं हो पाता था, तो फिर वो उसको ऐसे ही छोड़ देते थे, है ना। तो वो भूमि कौन सी कहलाती थी, खिल। अपरहत क्या होता था, जंगली जो जहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियाँ उगाती थी या फिर बड़े बड़े जो पेड़ होते थे, तो उसको बोला जाता था अपरहत, है ना, जंगली भूमि। इसके अलावा गोचर जो होती थी, वहाँ पर जो गाय हो चाहे भैंस हो बकरियाँ हो, वो जो पशु जो हैं दुधारू पशु, वो चरने जा सके, घूमने फिरने जा सके, ऐसी जो भूमि थी उसको क्या बोला जाता था, सवाना या गोचर जो है भूमि उसको बोला जाता था। अब उसके लिए जो इरिगेशन का जो प्रबंध है वो स्टेट ही करता था। और इसका जो हमें मेंशन मिलता है वो कौन से अभिलेख में मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख में, कि भाई जो सिंचाई से संबंधित जो व्यवस्था है वो कौन करेगा, राज्य ही करेगा। क्योंकि उस समय जो सिंचाई की जाती थी वो किसके द्वारा की जाती थी, यहाँ पर एक नहीं, बारिश तो थी, उसके अलावा जूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें ये थोड़ी मिलता है कि बारिशों से सिंचाई होती है। नदी तालाब, अब नदी तालाब तो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही होगी उससे, तो है ना। तो इसलिए जो है कुएं के जो ज़्यादा प्रयोग हैं यहाँ पर किया गया था, यानी कि राजा क्या है कुएं बना देते था और उन कुओं से क्या की जाती थी, सिंचाई करी जाती थी। तो यहाँ पर एक संयंत्र का नाम आता है रहट या घंटियाँ होती थी, लिख लीजिए आप, रहट। अब ये रहट क्या होता था, ये एक ऐसे प्रकार का उपकरण होता था जिसमें क्या होता था, चारों तरफ से जो कुआं होता था तो कुएं में क्या है बहुत सारी जो बाल्टियां हैं वो लगा दी जाती थी। मान लीजिए ये आपका कुआं है। अब इस कुएं में क्या कर दिया जाता था, ऊपर एक ऐसा उपकरण लगाया जाता था कि भाई जिसके कारण क्या हो, बाल्टी है वो नीचे तक घूम के आए, है ना। इसमें बहुत सारी बाल्टियां बनी होती थी, तो वो क्या करता था, यहाँ से पानी को उठाता था और इस पानी को उठाकर यहाँ पर क्या कर दिया जाता था, एक व्यक्ति होता था तो वो हाथों से क्या कर देता था, नाली या फिर यहाँ पर गड्ढा कर देता था। तो उस नाली से क्या होता था, पानी जो है उसके खेत तक जा सके। तो इस तरह से क्या है वहाँ पर जो है सिंचाई होती थी गुप्त काल में, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है इस संयंत्र का जो नाम है, कभी कभी जो छोटे एग्जाम है उनमें पूछा गया है, रहट या घंटी इसको बोला गया है ना। इंग्लिश में थोड़ा आप देख लेना, इंग्लिश में क्या बोला गया है ना, मैं इंग्लिश में देख नहीं पाया हूँ। तो सिंचाई का जो प्रबंधन है वो किस अभिलेख में मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। और उसकी जो व्यवस्था है वो कौन करता था, स्टेट ही करता था, राज्य ही करता था, है ना, उसका प्रबंधन। आगे हम बात करें वाणिज्य और व्यापार की, कॉमर्स एंड ट्रेड। तो यहाँ पर जो कॉमर्स और ट्रेड किया जाता था, उस समय के जो उद्योगों की अगर हम बात करें तो इसमें इंडस्ट्रियल जो एरिया है, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो मुख्यतः रूप से उद्योग जो मिले हैं वो किसके मिले हैं, हमें वस्त्रों के उद्योग मिले हैं। क्योंकि इस समय आप देखो, जब हमने मंदसौर अभिलेख पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था रेशम बुनकरों के बारे में। तो रेशम बुनकर कौन होते थे, जो रेशम का काम करते थे, जो वस्त्रों का निर्माण करते थे। तो इस समय जो है मथुरा वाला, वाराणसी वाला, है ना, और इसके अलावा उज्जैन है, उज्जैन के अलावा जो विदिशा है। तो यहाँ पर क्या है, वस्त्रों के जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो इस समय स्थापित हुए थे, है ना। तो वस्त्रों का जो है मुख्य जो उद्योग था वो कौन सा था, वस्त्र उद्योग था इस समय। ठीक है, प्रमुख जो उद्योग था वो किसका था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां जो है यहाँ पर ग्रो करने लगी थी गुप्त प्रशासन के अंतर्गत, है ना। और अमरकोश ने जो है उसकी कृति है, उसमें चार वर्ड हैं जिनका अलग अलग उसने यूज किया है कि भाई यहाँ पर क्या है, स्पाइनिंग करते थे, वेविंग, हैंडलूम और यार्न, है ना, यानी कि कताई, बुनाई, हथकरघा और उनसे धागे का निर्माण। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो किसके ग्रंथ में मिलती है, अमरकोश के, जो कि अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है ना। अमरकोश में 4 टर्मिनोलॉजी बताई गई है। कताई क्या होती है, यानी कि जो भी कपास होती थी उस कपास से या रेशम से क्या है उसको काटना। जैसे अभी आप छोटे जो स्मॉल जो इंडस्ट्रियां होती है कपड़ों की, वहाँ आप इनको देख सकते हो, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगों में तो क्या है अब मशीनें बहुत सारी आ गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ इंडस्ट्रियां ऐसी हैं जहाँ पर कताई बुनाई के जो काम है वो किए जाते हैं, ना, हथकरघा जो उद्योग हैं उनके। तो उनसे धागे बनाकर कपड़ों को रूप दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है मिट्टी के बर्तन, कुछ स्टेचू, इसके अलावा जो ये पत्थरों की बनी होती थी, और धातु की भी जो मेटेलिक है उसका भी यहाँ पर यूज़ किया जाने लगा है। अगर हम बात करें मिट्टी के बर्तनों की, तो मिट्टी के जो बर्तन हैं, जो काले मृद भांड आप देखते होंगे, है ना, जिनकी पेंटिंग कर दी जाती थी, तो एक तो बर्तन बनाए जा रहे थे। इसके अलावा बहुत सारी जो मूर्तियाँ हैं उन मूर्तियों को भी क्या कर दिया जाता था, काट दिया जाता था और उनको अच्छे से आकार दे दिया जाता था। क्योंकि इसके पहले हमने जब इंडो यूनानी पढ़े थे, इंडो ग्रीक, तो इंडो ग्रीक क्या करते थे, वो अलग से एक कला लेकर आए थे जो कि गांधार शैली में होती थी। तो उनकी जो मूर्तियाँ होती थी काफ़ी एक तरह से तीक्ष्ण होती थी, मतलब जो आंखें हो चाहे भौहें हो उनको बिल्कुल बारीकी से वो बनाते थे। तो अब यहाँ आते आते क्या है, गुप्त कालीन प्रशासन में जो मूर्ति बनाने की जो कला है या फिर जो आर्ट है वो इतनी विकसित हो गई थी कि अब उनको विदेशी जो शैलियाँ थी उनको उन्होंने त्याग दिया, बल्कि एक अलग से जो है आर्ट का जो विकास है वो इस समय होता है। यानी कि अब मूर्तियाँ जो हैं वो भारतीय जो शैली है उसी में बनने लगी थी, है ना। जो मूर्तियाँ हैं वो किस रूप में बनने लगी थी, अब भाई हम किसी अब विदेशी कला को हम नहीं लेंगे, अब हम भारत की जो वास्तुकार होते थे, जो मूर्तिकार बनाने वाले, वो क्या होने लग गया, अब बहुत सारे जो हैं ट्रेंड ऐसा आ गया था कि अब मूर्तियाँ काफ़ी जो आकार है उनका बहुत अच्छे से वो रूप देने लग गए थे और पत्थरों से वो डिज़ाइन की जाती थी। धातु का अगर हम देखें तो जो मेहरौली स्तंभ के लेख के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो पिल्लर जो है लोहे का बना हुआ था, और लोहे का पिल्लर होने के साथ साथ उसमें ऐसी धातु से पेंट किया, धातु तो थी लेकिन उसको पेंट इस तरह से किया गया था कुछ रसायनों का उपयोग करके कि भाई उसमें लंबे समय तक जो है जंग ना लगे, है ना। तो ये क्या है, कुछ धातु का मिश्रण करके ही उन्होंने एक पिल्लर जो है वो बनाया था। और इसका जो उल्लेख है इससे हमें पता लगता है कि वहाँ पर जो धातु के जो उद्योग है उनका भी धीरे धीरे क्या होने लग गया था, विकास होने लग गया था। अगर इसके अलावा हम बात करें आगे की, तो ये जो व्यापार है किस किस से हम उस समय करते थे, तो यहाँ पर जो व्यापार है हम अलग अलग जो देशों से अलग अलग चीज़ों का करते थे। यहाँ पर जो है अगर हम यूनानियों की बात करें तो उनसे जो रोमन था, रोमन साम्राज्य कहाँ है,
रोमन कहाँ है? इटली का जो रोम है और इटली की जो सभ्यता थी उस समय उसको रोमन सभ्यता बोला जाता था। तो रोमन वाला जो क्षेत्र था तो उससे हम पहले क्या करते थे, आयात करते थे रेशमों का, है ना, क्योंकि वहीं पर जो है सिल्क जो है उसको जो कपड़े बनाने की जो कला है वो पहले उनके पास ही थी, लेकिन अब चाइना वालों ने भी उससे सीख ली, हम लोगों ने भी उससे सीख ली। तो अब उनका जो पहले वो क्या करते थे, निर्यात कर देते थे, अब वो निर्यात क्या हो गया उनका, बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि अब इधर वाले व्यक्तियों ने सीख ली उस कला को, तो अब क्यों मंगवाएंगे उनसे, है ना। तो उससे क्या है, रोमनों का जो व्यापार होता था उसका पतन होने लगा। इसके अलावा जो है चीन से और जो हमारे दक्षिण पूर्वी जो देश हैं एशिया के, उनसे जो है हम व्यापार करने लग गए थे, है ना। इसके अलावा जो श्रीलंका है उनसे तो हम करते ही थे, है ना, तो उनसे भी आज चीज़ें मंगवाते भी थे और भिजवाते भी थे, है ना। अब इसमें चीन से रेशम का व्यापार, इथियोपिया से हम क्या करते थे, हाथी दांत मंगवाते थे, और फिर हाथी दांत के अच्छे अच्छे डायमंड वाले जो हैं नेकलेस हम बनवाते थे, है ना। अरब और ईरान बैक्टीरिया से हम क्या बनाते थे, मंगवाते थे, अच्छे अच्छे घोड़े मंगवाते थे, है ना। इसके अलावा इनकी जो करेंसी थी, करेंसी के बारे में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। मुख्य जो करेंसी थी वो थी दिनार, है ना, जो कि किसके बनी होती थी, गोल्ड की बनी होती थी। और इसमें जो सिक्का होता था उसका जो वजन होता था वो 144, है ना, 144 ग्रेन जो दिनार होती थी वो कितनी होती थी, 144 ग्रेन की होती थी। आज भी आप बहुत सारे जो देश हैं वहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, उनका नाम सुनते होंगे दिनार। कहाँ की मुद्रा है, सऊदी अरब की, है ना। तो ये वैसी दिनार नहीं है, ये सोने की बनी होती थी उस समय, है ना। और ये दिनार जो है बड़े बड़े अधिकारियों को जो दिए जाते थे पैसे, इसी रूप में दिए जाते थे, है ना, जो प्रशासन में अधिकारी होते थे उनके लिए। इसके अलावा फाहियान एक और चीज का वर्णन करता है कि वहाँ के जो सामान्य लोग होते थे वो कोडियों का उपयोग करते थे। अब बताए कोडियां कौन कौन जानता है? काफी कम लोग जानते हैं ना। हाँ, देखिए इसका जो आकार है इस टाइप का होता था, इस टाइप की जो है आकृति आपको देखने को मिली होगी, है ना। और आज के समय अगर आप ज्यादा देखो तो जो जनजातियां हैं वो अभी भी अपने उपकरणों में क्या है, बहुत सारी जो उनका यूज करते हैं कोडियों का, है ना। सर्च करके भी आप देख सकते थे, है ना। तो आम लोग जो थे, यानी कि जो गुप्त काल था, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे या लोकल जिनको आप बोल सकते हो, तो वो लोग क्या करते थे, इनका यूज करते थे। क्योंकि इनका जो है आज जब हम चिल्लरों को यूज करते हैं उस तरह से, है ना, छोटी, क्योंकि बड़ी जो है उसको तो दिनार हमने बोल दिया है ना। इसके अलावा जो लेन देन में जो है अलग अलग जो शासक हैं, जैसे हम स्थानीय क्षेत्र पे अगर बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय क्या था, थोड़ा होशियार टाइप का व्यक्ति था। उसने सोचा कि ऐसे तो हमारे जो प्रशासन है, अगर उसमें हम सोने के सिक्के देते रहेंगे तो सोने की कमी आ जाएगी, तो फिर हमारी जो रानियां हैं वो कहाँ से गोल्ड के आभूषण पहनेगी। तो उन्होंने क्या किया, गोल्ड के आभूषणों की जगह फिर उन्होंने सिक्कों की जगह क्या करने लग गए, चांदी के जो सिक्के हैं, सिल्वर के जो सिक्के हैं, कॉइन्स, वो बनाने लग गए, है ना। रामगुप्त तो इनसे भी ज्यादा होशियार निकले। रामगुप्त आए, उन्होंने कॉपर के भी चलाने स्टार्ट कर दिए कि भाई पिताजी जो काम कर रहे हैं उससे हम थोड़ा बढ़कर करें ताकि नाम हो जाए, है ना। लेकिन उसकी जो है थोड़ी किस्मत है वो अच्छी नहीं रहती, क्योंकि उसका जो युद्ध है किसके साथ छिड़ जाता है, शकों के साथ, और शक जो है शक उसको पराजित कर देते हैं, और पराजित करते हैं तो इस संधि समझौते होते ही है ना। तो सर्वाधिक जो सिक्के हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है कि राजस्थान का जो भरतपुर जिला है, तो भरतपुर जिले का एक प्रमुख जो शहर है कौन सा, बयाना। बयाना से क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं गुप्त काल के, है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना। आगे हम बात करते हैं इनका धर्म, रिलीजियस स्टेटस। अगर हम बात करें रिलीजियस स्टेटस में, तो परम भागवत की उपाधि हमने देखी थी, सिंह विष्णु या विष्णु कह लीजिए। इसके अलावा गरुड़, है ना,
तो ये सारे जो प्रतीक है वो किससे संबंधित हैं? भागवत धर्म से या वैष्णव धर्म से। तो यहाँ के जो जितने भी रूलर थे, जितने भी किंग थे, उनकी उपाधियों से हमें पता लगता है कि ये क्या थे? वैष्णव धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे, इनके अनुयायी थे, फॉलोवर्स। तो वैष्णव धर्म को इन्होंने क्या किया? राज धर्म भी बना लिया था। राज धर्म के अलावा परम भागवत जैसी उपाधियां इन्होंने धारण की थी। गरुड़ को क्या किया था? अपना प्रतीक चिन्ह या राजकीय जो चिन्ह है उसके सिंबल के रूप में अपना लिया था। यहाँ पर एक मंदिर का जो है 10 अवतार या देवगढ़ का जो मंदिर है, तो इसका उल्लेख मिलता है। और ये जो मंदिर है, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, अगर हम पहले की बात करें तो मंदिरों का जो निर्माण का जो मेंशन है वो हमें नहीं मिलता है। गुप्तों के समय ही जो शिखर वाले मंदिर होते हैं, है ना, उनका जो निर्माण है वो इस समय से ही स्टार्ट हुआ था, गुप्तों के समय से, है ना। क्योंकि गुप्तों के पहले के जितने भी आप मंदिरों के बारे में देखोगे तो चबूतरे वगैरह आपको मिल सकते हैं, लेकिन मंदिर का जो है वर्णन आपको नहीं मिलता। गुप्तों के समय ही क्या हुआ था, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो इसमें जो है देवगढ़ का जो 10 अवतार मंदिर है ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है विष्णु भगवान जो है शेषनाग पर लेटे हुए दिखाए गए हैं। और ये पहला ऐसा मंदिर है जो कि शिखर के रूप में बना हुआ है ना। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया भी गुप्तों के काल के समय हुई थी, यानी कि जन्म भी यहीं स्टार्ट हुआ था मंदिर बनना। अब एक व्यक्ति अगर मंदिर बना रहा है तो इस समय और भी धर्म थे, जिसमें हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म को याद कर लो। तो उस समय क्या था, क्योंकि संस्कृत जो थी किनकी विद्वानों की भाषा थी इस समय भी, और जो आम लोग थे जो पढ़े लिखे कम होते थे तो वो तो प्राकृत भाषा का यूज करते थे। तो यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है उसकी भी जो मूर्तियां बनने की जो कला है वो भी काफी विकसित हो गई थी। तो अब बौद्ध धर्म वाले भी मूर्तियां बनाने लग गए थे, जैन धर्म वाले भी मूर्तियां बनाने लग गए, क्योंकि ये भी बना रहे हैं, मंदिर बना रहे थे तो इसलिए उन्होंने भी मंदिर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो है अब जो उपासना की जाती थी वो यज्ञ को उन्होंने छोड़ दिया था और मूर्तियों को देखकर अब उपासना होने लग गई थी। यानी कि मूर्तियों को उन्होंने केंद्र में लाकर रख दिया कि जहाँ मूर्ति होगी, जहाँ मंदिर होगा, व्यक्ति वहीं जाकर क्या करेगा, पूजा अर्चना करेगा, वहीं उपासना करेगा। तो विष्णु के अलावा भी शिव, गंगा, यमुना, दुर्गा जो है, सूर्य, नाग, यक्ष, इनकी जो है पूजा होती थी उस समय। देवी देवता जो है जैन धर्मों में भी जो है उनका जो संख्या है उसमें भी काफी अच्छी खासी जो है बढ़ोतरी हो रही थी। अब हम बात कर रहे हैं इनका जो है कला और साहित्य के बारे में, यानी कि जो आर्ट और लिटरेचर जो है वह भी इस समय जो है काफी फल रहा फूल रहा था। और गोल्डन एज इसीलिए उसको कहा गया है क्योंकि यहाँ पर स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला, यानी कि पेंटिंग और स्टेचू बनना या फिर मंदिरों का निर्माण। तो भव्य मंदिरों में हमने 10 अवतार वाला जो देवगढ़ का जो मंदिर है ललितपुर में है, झांसी में, उत्तर प्रदेश में, है ना। जो आपका उत्तर प्रदेश का ललितपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर जो है देवगढ़ जो 10 अवतार मंदिर है वहीं पर है। इसमें जो है विष्णु भगवान के जो 10 अवतार है उनको भी दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला का जो है काफी जो है देखने को मिलता है। और अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो एक तो ये मंदिर ही है इसका उदाहरण जो कि ललितपुर में है, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। इसके अलावा जो विदिशा है, विदिशा में जो है उदयगिरी की गुफा है। उदयगिरी की जो गुफा है विदिशा में, तो वहां पर भी विष्णु भगवान का जो बड़ा अवतार है उसको बताया गया है। कौन सा था बड़ा अवतार बताएं? मैं 10 अवतार आपको बता चुका हूँ। हाँ, जो पिग की जो आकृति है या फिर पिग का जो स्वरूप है वो उन्होंने धारण किया था उस समय। इसके अलावा जो मूर्ति कला है, जो स्कल्पचर है, उसमें भी क्या है, बहुत सारी जो पेंटिंग वगैरह है वो कहाँ से मिलती है? सारनाथ या फिर मथुरा है। तो इस वाले जो एरिया में क्या किया था, बुद्ध की मूर्तियां बनना, है ना। बहुत सारी जो है जो मथुरा है, तो मथुरा में जो कृष्ण है, हरि की जो मूर्तियां है या फिर विष्णु की जो मूर्तियां है वो काफी ज्यादा जो है इस समय की बनी हुई है ना, पाटलिपुत्र में। और गंगा यमुना को भी जो है एक मूर्तियों के रूप में वहां पर देखा गया है ना, मूर्तियों इनकी भी बनाई गई थी, है ना। इसके अलावा कुछ ये मंदिर हैं जो कि उस समय के हैं, है ना। इसमें भीतर गांव का मंदिर,
आपके यहाँ का तिगवा का जो जबलपुर का मंदिर है अब कटनी में आ गया है, बुमरा का शिव मंदिर और देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। इसके अलावा शिक्षा और साहित्य में भी यहाँ पर काफ़ी योगदान रहा है उस समय, क्योंकि शिक्षा की अगर हम बात करें तो गणित में जो आज हम घनमूल वर्गमूल जो पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट है ना, और क्यूब है ना, क्यूब रूट, तो इनका जो उल्लेख है वो सबसे पहले जो कौन करते हैं, गुप्तों के तो समय होता है, कोई ना कोई व्यक्ति भी तो आएगा ना। आर्यभट्ट नहीं आते हैं क्या इस समय? आर्यभट्ट है ना। तो देखो जो गुप्त काल है, उस गुप्त काल में पाटलिपुत्र जो कि कहाँ है, पटना में, इसके अलावा जो मथुरा है, वाराणसी है, या फिर आप इधर गुजरात की तरफ कह लीजिए वल्लभी, और मध्य प्रदेश में उज्जैन, तो ये क्या थे, शिक्षा के केंद्र हो गए थे। और बाद में जो नालंदा विश्वविद्यालय भी बना था, तो वो प्रमुख जो है शिक्षा का केंद्र वो भी था, क्योंकि उसमें लगभग 2000 तो टीचर थे, 10,000 विद्यार्थी थे, और उनके रहने खाने पीने की जो व्यवस्था थी वो भी उसी के अंतर्गत थी। तो कितना बड़ा रहा होगा, है ना। वो तो बाद के जो है व्यक्ति आकर उन्होंने ध्वस्त उसको कर दिया है इसलिए। तो इस काल में क्या है, गणित और ज्योतिष जो है वो काफी फला फूला था, है ना। ये ज्योतिष जो विद्या थी, या फिर आप कह लीजिए शिक्षा, इसका जो प्रचार प्रसार है वो काफी इस समय हुआ था ना। इस समय जो है आर्यभट्ट, सुश्रुत, है ना, ऐसे ऐसे व्यक्ति आएंगे ना, नागार्जुन। तो आर्यभट्ट ने तो क्या किया था, गणित पर जो है ज्यादा शोध किया था, है ना। तो उन्होंने पता किया था कि भाई जो पृथ्वी है वो चक्कर लगा रही है ना, किसके, सूर्य के। बाद में कुछ और सिद्धांत बार बार में मतलब चलते गए, है ना, लेकिन शुरुआत जो है शून्य की जो है खोज भी इनके द्वारा की गई थी, आर्यभट्ट के द्वारा। इसके अलावा जो सुश्रुत थे, सुश्रुत को क्या है, जो शल्य चिकित्सा है, शल्य चिकित्सा का इनको फादर बोला जाता है ना। और इन्होंने बताया है कि जो शल्य का जो चिकित्सा है उसका जब हम इलाज करते हैं तो उसमें जो उपकरणों का हम उपयोग करते हैं, तो इन्होंने 112 जो है उपकरणों का या टूल्सों का उपयोग किया था। 121, सॉरी, हाँ उल्टा हो गया है क्या, 112 है ना। तो 121 जो है टाइप्स के जो उपकरण है उनका उपयोग होने लगा था, किसमें, शल्य सर्जरी में, शल्य चिकित्सा बोल लीजिए या सर्जरी बोल लीजिए। इसके अलावा नागार्जुन है, नागार्जुन जो है उन्होंने केमिकल या केमिस्ट्री के जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी योगदान उनका रहा था, क्योंकि इस समय जो मेहरौली स्तंभ देखते हैं तो उसमें पेंट इस प्रकार का उन्होंने किया था कि उसमें बहुत सारे समय तक जंग नहीं लगी, है ना, खत्म हो रहा है, ज़्यादा नहीं है ना। पुराणों का जो वर्णन है, जो हम वर्तमान में उनका जो रूप देखते हैं वो गुप्त कालों के समय ही उभर कर आए थे, है ना, जिसमें कुछ अनेक स्मृतियाँ थी, जिसमें नारद स्मृतियाँ हम देखते हैं, पाराशर, बृहस्पति या कात्यायन, है ना, याज्ञवल्क्य, है ना। तो ये बहुत सारी जो स्मृतियाँ थी जो कि गुप्त काल के समय